आपके हवाले। शुक्रिया सोनल जी, और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का जिला संवाद 2026 में। जैसा कि सोनल जी ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य है, 2 साल पूरे हो चुके हैं भाजपा सरकार को। 2 साल में जिस उम्मीद के साथ, जिन आकांक्षाओं के साथ जनता ने आप भाजपा सरकार को चुना था, क्या वे आकांक्षाएं पूरी हुई, क्या वे उम्मीदें पूरी हुई, इसी को लेकर एक संवाद का मंच हमने सजाया है हरिभूमि आईएनएच के माध्यम से। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। और मेरे साथ 3 मेहमान यहाँ पर हैं, नीरज जी हैं, शशि जी हैं और निर्मल जी हैं। तो नीरज जी, पहला सवाल आप ही से दागते हैं। 5 साल चिल्लाते रहे आप लोग, कांग्रेस सरकार कुछ देती नहीं, कुछ करने नहीं दे रही, कुछ करने नहीं दे रही है। अब करने का मौका मिला है, क्या किया? कोई उपलब्धि एक साल में गिनाने लायक? मैं थोड़ा सा आपको करेक्ट करना चाहूंगा कि अगर मैं पीछे जाऊं तो मेरा थोड़ा सा लंबा का समय नगर निगम में बीता है। नगर निगम भिलाई का गठन जब 2000 में हुआ था, मैं उन सौभाग्यशाली में पार्षदों में रहा हूं। मेरे सामने बैठे हुए हमारे वैशाली नगर के सम्मानीय विधायक रिकेश सेन जी भी लगातार हम लोग 2000 से साथ में नगर निगम में रहे हैं और हम लोगों का लंबा समय, लंबा कार्यकाल हम लोगों का रहा है। और 2022 में मुझे इस नगर निगम में एक बड़ी जिम्मेदारी महापौर के रूप में मिली। और जब 2022 में मुझे जिम्मेदारी मिली तो हम लोगों ने बहुत ही अपनी पूरा जिम्मेदारी को समझते हुए अपने शहर का, जो हमारा पिछले 20 सालों का जो एक अनुभव था, उसको सामने रखते हुए शहर में जो यहाँ की मूलभूत आवश्यकताएं जो लगातार होती थी, उसके साथ साथ इस शहर को और कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इस शहर के लोगों के लिए क्या और काम कर सकते हैं यहाँ की, और हम इसको अपना जो भिलाई, जो हमारा भिलाई शहर जो है, भिलाई नगर निगम क्षेत्र जो है, जिसमें 2 विधानसभा आती है, वैशाली नगर और भिलाई विधानसभा, पहले 3 आती थी, अब 2 आती हैं। इस नगर निगम क्षेत्र को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, इस शहर के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम लोगों का प्रयास रहा। और हम लोगों को समय समय पर पूर्व में भी और अभी भी लगातार हम लोगों को शासन से जो सहयोग, जो मदद, क्योंकि नगर निगम अपने भरोसे, नगर निगम की अपनी आय से या अपने जो उसके संसाधन है उससे शहर का विकास करना संभव नहीं हो पाता। तो हम लोगों की जो जितनी भी योजनाएं शहर के विकास को लेकर, जो हम शहर में जो डेवलपमेंट चाहते हैं, उन सब चीजों के लिए हमको कहीं ना कहीं शासन के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, शासन का मुंह देखना पड़ता है। जहां तक बात आप कर रहे हैं पूर्व की, पूर्व में जो योजनाएं थी, बहुत सारी पिछली सरकार में जो योजनाएं थी, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार के समय 2 साल मुझे कार्य करने का अवसर मिला। उस समय बहुत सारा काम हमने किया। उस समय की कुछ योजनाओं को सरकार जब बदलती है तो बहुत सारी योजनाएं रुकती हैं, कुछ बढ़ती हैं, कुछ योजनाओं में परिवर्तन किया गया। अभी मैं जो देखता हूं, जो मैं महसूस करता हूं कि अभी ये 2 सालों में योजनाएं तो सरकार बनाती है, लेकिन उस सरकार की योजनाओं को क्रियान्वयन करने के लिए जो अफसरशाही है वो बहुत ज्यादा हावी, जो पूर्व में हमको महसूस नहीं होता था। क्योंकि पूर्व में हम लोगों का लंबा, पहले भी 2000 से लेकर 2003 तक सरकार कांग्रेस की थी, फिर 2003 से लेकर 2018 तक उस समय हम लोगों को उस समय ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ जो वर्तमान में अभी जो महसूस हो रहा है। उसमें अफसरशाही बहुत ज्यादा हावी है। अफसरशाही का हावी होने का नुकसान शहर की जनता को पड़ता है, शहर के लोगों को पड़ता है, शहर के लोगों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। क्योंकि अफसरशाही के कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर किसी के लिए जिम्मेदार है और हम जो जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग शहर के लिए जिम्मेदार हैं। हमारा प्रयास रहता है कि जो शासन की जो योजनाएं हैं वो आम आदमी तक हम कैसे पहुंचा पाएं, उस पर हम लोगों का जोर रहता है। नीरज जी, आपका मतलब आपके ऊपर जो जिम्मेदारी है वो एक बड़े शहर की, छत्तीसगढ़ के अगर सबसे खूबसूरत शहर में किसी गिना जाता है तो वो भिलाई गिना जाता है कि सबसे बढ़िया मास्टर प्लान भिलाई में है, सबसे वेल जो स्टैंडर्ड है वो भिलाई में है, सबसे स्वच्छ जो है स्वच्छता अगर भिलाई में है, सड़कों की बात करें, कॉलोनियों की बात करें, जितना सुव्यवस्थित ढंग से बसाया गया इस्पात नगरी को। लेकिन 2 चीज है आपके यहाँ, एक तरफ इस्पात नगरी है, दूसरी तरफ स्लम इतना ज्यादा भी हो चुका है। शुरुआत में ये बात हुई थी कि भिलाई को अगर स्वच्छ बनाना है तो स्लम से कहीं ना कहीं मुक्ति पाने, कुछ कदम उठाएंगे इसके लिए? निश्चित रूप से आप जो बात कह रहे हैं, हमारा जो नगर निगम क्षेत्र है उसमें आधा हिस्सा जो है वो भिलाई टाउनशिप में आता है, बिल्कुल, जिसमें हम लोगों को कुछ बहुत ज्यादा करने के लिए नहीं है। लेकिन जो एक हिस्सा वैशाली नगर विधानसभा का जो आता है उसमें बहुत ज्यादा जरूरत रही है और उसी को फोकस करके, उसी को ध्यान में रखकर वहां पे जो सड़कों की स्थिति थी, निश्चित रूप से
पिछले 4 सालों में जो 2022 से मुझे अवसर मिला, उसके पहले भी जो भी महापौर रहे या जो भी कार्यकाल उन्होंने अपने हिसाब से किया। हमारा जो मुख्य वो फोकस था वो उसी क्षेत्र पे था जहां पे कमियां थी। उस क्षेत्र को लेकर, वहां के सड़कों को लेकर, वहां की नालियों को लेकर, वहां की साफ सफाई, जो मूलभूत जरूरतें हैं, जो पानी की व्यवस्था है, पूर्व में भी वहां पर पानी की व्यवस्था के लिए जो व्यवस्था की गई थी, उसके बाद अभी इस कार्यकाल में भी हम लोगों ने वहां पे पानी के जहां जिन क्षेत्रों में पानी की कमी थी वहां पे पानी की अतिरिक्त टंकियों के लिए शासन के माध्यम से स्वीकृति ली, और अभी भी जहां 1-2 जगह बची उसके लिए भी अभी काम चल रहा है। लगातार हम लोगों का ये जो मूलभूत पानी की बात में आऊंगा आपके पास, क्योंकि कुछ इलाके आप भी जानते होंगे, आपके जानकारी में होगा, जहां पर अभी जो है दूषित पानी आने की शिकायतें लगातार आई है। लेकिन एक बार मैं शशि जी आपके पास आता हूं। जैसे कि मैंने नीरज जी से ही पूछा, 5 साल पिछली बार हमने देखा था, नगरीय प्रशासन मंत्री जी का एक बयान आया था जो पहले विपक्ष में थे कि केवल और केवल 47% फंडिंग होती है, बाकी फंडिंग नहीं आ रही जो जरूरत है निगमों को। एक पहला सवाल ये हो गया। दूसरा, जैसे कि नीरज जी ने कहा कि अफसरशाही, दोनों को लेकर क्या अनुभव है आपका? बिल्कुल आदरणीय हमारे फंड को लेकर और अफसरशाही को लेकर। जी आदरणीय हमारे नीरज भाई ने कहा, सही कहा है। अफसरशाही का यहाँ हमारे निगम में हावी हो गई है और फंड बिल्कुल नहीं आ रही है, क्योंकि हमारा निगम पहले भिलाई निगम हुआ करता था। आदरणीय श्री मैं बीच में रोकने की क्षमा चाह रहा हूँ, लेकिन नीरज जी से भी सवाल पूछना चाह रहा था। मैं चाहता था आपके मुंह सुने। आप लोग कहते हैं अफसरशाही हावी है, सरकार से आप एक जनप्रतिनिधि है, आप उस अफसर के किसी कोई मातहत नहीं है, सरकार से शिकायत नहीं की इस बारे में कि अफसर आपके जो है हमको दबाते, जनप्रतिनिधियों को दबाते हैं? मैंने हमेशा अवगत भी कराया। आदरणीय हमारे पूर्व मतलब मंत्री जी हैं हमारे जी, उनको मैं अवगत भी कराई थी कि हमारे यहाँ अफसरशाही का दबाव है और हम सही तरीके से काम भी नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं होता है, हम बिल्कुल इस पे फोकस करते हैं, हम बिल्कुल अवगत कराएंगे आपको ऐसा करके, पर अभी तक हमको कोई इसमें जानकारी बिल्कुल नहीं दी गई है। और मैं कहना चाहूंगी कि पहले भिलाई निगम से हमारे आदरणीय मंत्री जी श्री ताम्रध्वज साहू जी ने विशाल निगम का गठन किया है और गठन के पश्चात हम सबको अवसर मिला है, और यही हम सबको अवसर मिलने के बाद हम नया निगम होने के कारण बहुत सारी कमियां हमके हो रही है, और ये कमियां दूर करने की आदरणीय मंत्री जी ने अपने शासन काल में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो कमियां बहुत सारी दूर भी की गई थी। पर अब ऐसा हमको अभाव बहुत महसूस हो रही है फंड के बारे में, चाहे जनहित के कारण। वही दूसरा सवाल है मेरा कि साहू जी कितना फंड देते थे और अब कितना फंड आ रहा है, उसमें कितना कटौती हो गई? माननीय श्री ताम्रध्वज साहू जी के शासन काल में फंड की कमी हमको होती नहीं थी, और अभी बिल्कुल फंड की बहुत कमी हो रही है। विकास कार्य अवरुद्ध हो गया है, हर क्षेत्र में विकास कार्य हो नहीं पा रहा है। 5 बड़े वादे में आप लोगों को अगर मैं याद दिलाना चाहूं शशि जी, 5 बड़े वादे। एक अंडरग्राउंड सीवरेज का वादा आप लोगों को याद होगा, अंडरग्राउंड सीवरेज की बात करके जो लोग आए थे, है ना। इसके अलावा जो हाईटेक जो टंकियों की बात हुई थी, क्योंकि छोटी टंकियां जो है उनसे जितनी परेशानी हुई थी, ये 2 वादे के पहले आप बता दीजिए, बाकी 3 वादे के बाद में बात करूंगा। पानी के लिए हम लोग इंटर व्हीकल के प्रस्ताव बना के भेजे थे शासन को, पर अभी तक उसमें कुछ स्वीकृति हमको मिल नहीं पाई है, और इसमें प्रयत्नशील हैं, जैसे स्वीकृति मिलती है तो उसमें काम भी करेंगे। ये हर सरकार में यही रोना है कि पिछली बार भी नगर निगम कहते सरकार काम नहीं करने दे रही, इस बार भी सरकार काम नहीं करने दे रही है। सरकारें काम क्यों नहीं करने देती? निर्मल जी आप बताएंगे। सबसे पहले तो मैं INH का और हरिभूमि का धन्यवाद करूंगा, आदरणीय सुधांशु जी का। एक प्लेटफॉर्म तैयार किया। भिलाई चूंकि एजुकेशन हब के रूप में जाना जाता है और भिलाई की अपनी पहचान है। हम लोग जितने यहाँ पर महापौर हैं, शहर का विकास, रोड नाली बनाना ये तो अपनी जगह है, लेकिन भिलाई की यदि पहचान बनाना है 2 साल और 5 साल। गवर्नमेंट कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, दुर्ग जिले में पहले 1 मेडिकल कॉलेज था, आज 2 मेडिकल कॉलेज ये पूर्ववर्ती गवर्नमेंट ने दिया। आप एजुकेशन की मैं बात करूं, पहले कितने महाविद्यालय हमारे इस दुर्ग जिला में थे, आज मर्रा में एक महाविद्यालय का निर्माण हुआ। आप सांतरा चले जाइए, वहां महाविद्यालय का निर्माण हुआ। आप राजपुर चले जाइए, वहां नए महाविद्यालय का निर्माण हुआ। रोड बनाना, नाली बनाना ये तो सतत चलने वाली प्रक्रिया है। भिलाई के इतिहास में हमने क्या किया, दुर्ग के इतिहास में हमने क्या किया, जब ITI प्रेम प्रकाश पांडे जी के सौजन्य से आया तो लोगों में काफी उम्मीदें बढ़ी। ये एजुकेशन हब है और यहां इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलपमेंट होंगे ही होंगे, लेकिन हमको एक नया विकास करना है। जब पूर्ववर्ती सरकार को मौका मिला, काम करने में सुविधाएं मिले, माननीय भूपेश बघेल जी की सोच थी कि 3 नगर निगम है, 3 नगर निगम में पूरे
विकास अच्छे से नहीं हो रहा। चौथा नगर निगम का भी उन्होंने दायित्व दिया। रही बात कोऑर्डिनेशन की, पहले और अब में अंतर ये देखने को मिल रहा है। मैं सिर्फ दुर्ग जिले के नगर निगमों की बात नहीं करता। आप देख लीजिए, चाहे हमारे अधोसंरचना की राशि अटकी पड़ी हुई है, 15 फाइनेंस जो भारत सरकार की राशि है, भारत सरकार की एजेंसी के रूप में हमको हमारा हक का पैसा मिलता है। सारे नगर निगम में हमारे पास इंजीनियर है, हमारे पास तकनीशियन है। हम स्वीकृति कराने के लिए राज्य शासन के ऊपर डिपेंड रहते हैं। 15 फाइनेंस की स्वीकृति राज्य शासन देती है, जबकि राशि हमको भारत सरकार देती है। रही बात मोदी जी की गारंटी की, यदि मैं बात करूं, कितनी गारंटियों को हमने पूरा किया। सबका साथ सबका विकास, किनका साथ हुआ और किनका विकास हुआ, मैं ये जानना चाहता हूं। दूसरी ओर, चूंकि हम शहर सरकार में हैं, एक और मोदी जी कहते हैं कि हमको प्लास्टिक मुक्त भारत बनाना है, प्लास्टिक मुक्त छत्तीसगढ़ बनाना है। दूसरी ओर छत्तीसगढ़ की कैबिनेट ये फैसला लेती है कि शराब जो है वो प्लास्टिकों में दिया जाएगा। तो मोदी जी की गारंटी कहां पूरी हुई? वो तो लोगों की भलाई के लिए ना, ताकि कांच वाच टूटे, किसी को लग ना जाए। प्लास्टिक मुक्त यदि हम पीने में आसानी हो, रखने में आसानी हो, प्लास्टिक मुक्त यदि छत्तीसगढ़ करना चाह रहे हैं। आज छोटे छोटे व्यापारी है, व्यापारी साथी हमारे बैठे हुए हैं, झिल्ली पन्नी बेचते हैं तो नगर निगम जाके कार्रवाई करती है। शराब भट्टियों में जो चखना सेंटर चल रहे हैं, वहां धड़ल्ले से प्लास्टिक बिक रही है। निर्मल जी मैं बीच में रोकने का क्षमा चाहता हूं, लेकिन कहते हैं ना कि एक उंगली अगर आप किसी को दिखा रहे हो तो 4 उंगली आपकी तरफ होती है। आप अपने तो बताइए, आपने क्या किया? हमने वही मैंने आपको बताया कि जब सरकार के रूप में हमको काम करने का मौका मिला, चंदूलाल चंद्राकर जो प्राइवेट कॉलेज था, गवर्नमेंट कॉलेज किए ताकि गरीब बच्चे वहां पर पढ़ सके। पाटन में मर्रा में महाविद्यालय का निर्माण हमारी सरकार ने करवाई। सांकरा में विद्यालय का निर्माण हमारी सरकार ने कराई। गरीब बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ सके, स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम संचालित किया। पहले के सरकार में खबरें तो आप भी देखते होंगे, आत्मानंद स्कूलों को 3-3 महीने फंड नहीं मिला, 6-6 महीने फंड नहीं मिला। सरकार चलाने की जिम्मेदारी है। एक तो सौभाग्य से हमारे दुर्ग जिलों में शिक्षा मंत्री मिला है। मैं शिक्षा मंत्री जी हमारे मंच में भी मैं उनसे चाहूंगा शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी विकास हो, जैसे प्रेम प्रकाश पांडे जी ने किया। इसलिए मैं प्रेम प्रकाश पांडे जी को साधुवाद देना चाहूंगा। उन्होंने भारत सरकार के लड़कर आईआईटी लाया। हमारे पास भी शिक्षा मंत्री है, हमारे पास जैसे मुख्यमंत्री दुर्ग जिला को मिला। पहले मोतीलाल बोरा जी यहाँ मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री जी जब रहते हुए बहुत सारे विकास हुआ। शिवनाथ को दुर्ग मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों के मामले में तो दुर्ग जिले की कोई बात ही नहीं है। इतने रिच हैं कि सांसद और मंत्रियों की पूरी लंबी फहरिस्त है, लेकिन 1.5 साल इंतजार करना पड़ा। फिर भी देर मिला दुरुस्त मिला। काफी उम्मीदें हैं गजेंद्र यादव जी से। बिलासपुर वाले और बाकी संभाग वाले चिढ़ते हैं कि दुर्ग संभाग को इतना क्यों मिलता है, हमको क्यों नहीं मिलता है। देखिए, दुर्ग जिला ऐतिहासिक जिला रहा है। चाहे मैं चंदूलाल चंद्राकर जी की बात करूं, चाहे वासुदेव चंद्राकर जी की बात करूं, चाहे प्यारेलाल बेलचंदन जी की बात करूं, चाहे आदरणीय ताराचंद साहू जी की बात करूं, ये जो नगरी है न केवल शिक्षा की नगरी है, अपितु राजनीति को आईना दिखाने वाला शहर भी यदि कहें तो भिलाई, दुर्ग भिलाई ये राजनीति का आईना दिखाने वाला हमारा जिला है। यहाँ के प्रतिनिधित्व सरोज पांडे जी ने हमारे इस जिले का प्रतिनिधित्व किया। ताम्रजीत साहू जी ने दिल्ली में हमारे बात को प्रतिनिधित्व किया। विजय बघेल जी भी अपनी बात प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लेकिन जैसा दुर्ग जिला को पिछले 5 साल में मिला, अभी एक भी ऐसा कोई बड़ा काम हो, हमने रोड बनाया, हमने परिसर बनाया, हमने भवन बनाया, ये विकास तो सतत होते रहेगी। हमने इन 2 सालों में दुर्ग की जनता के लिए, भिलाई की जनता के लिए, शहर की ओर से हमने क्या किया? चलिए एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं। आपने कहा कि हमने सड़क बनाया, हमने नाली बनाई, जल जीवन मिशन का क्या हुआ, कितने परसेंटेज है आपको? देखिए, जल जीवन मिशन भारत सरकार की योजना है। आज जिम्मेदारी आपकी है आदरणीय। हम तो आज चिट्ठी लिख लिख के थक गए हैं। फेज 2 मैं अपने नगर निगम चरौदा की बात कर रहा हूं। हमारे वहां 110 करोड़ रुपया की योजना की शुरुआत हुई। हम लोग खारून से पानी लाने के लिए हमको अनुमति मिला। खारून से हम लोग पानी लाने के लिए आज टंकी तो लगा लिए हैं। 110 करोड़ की राशि से हमारा पाइपलाइन बीच गया है। आज फेज 2 के लिए हम लगातार सरकार को चिट्ठी लिख रहे हैं, भारत सरकार को चिट्ठी लिख रहे हैं कि हमको फेज 2 दीजिए। वो तो हमारे लिए सफेद हाथी पालने जैसा हो गया। आज बिजली बिल, चाहे अजीत जोगी जी रहे हो, चाहे डॉक्टर रमन सिंह जी रहे हो, चाहे भूपेश बघेल जी रहे हो, इनके कभी कार्यकाल में नगर निगमों को बिजली का बिल भुगतान नहीं करना पड़ता था। लेकिन वर्तमान साय जी की सरकार में आज नगर निगमों के ऊपर थोपा जा रहा है कि आप बिजली बिल पटाइए। हमारा ब्याज मत का जो राशि है, 15 फाइनेंस से मिलने वाला ब्याज मत की राशि है, उसको बिजली बिल में दे रहे हैं। तो हम विकास कैसे करें? हमारा पैसा हमको नहीं मिल रहा है। हमारा पैसा हमको नहीं मिल रहा। लेकिन मैं जो सवाल आपके पास ला रहा था
कि दूषित पानी को लेकर आप देख रहे हैं पूरे देश भर में कितना जो मचा है। आपके करीबन 15 सेक्टर ऐसे हैं जिसमें पाए गए हैं जिसमें दूषित पानी का, आपसे पिछली बार जब बात हुई तो आपने स्वीकार भी किया था, तो उसके लिए आपने पिछली बार कुछ प्रोसेस भी शुरू की थी, उसके बारे में जरा बताएंगे। देखिए, हमारा जो नगर निगम क्षेत्र है, जो आधा क्षेत्र टाउनशिप में आता है, उसको अगर छोड़ दें तो वैशाली नगर विधानसभा का जो क्षेत्र है, वहां पर हम लोग पूरी तरह से, जब 2000 में नगर निगम बना तो हम लोग ग्राउंड वाटर पे ही डिपेंड थे। हमारे पास एक मोरिच से एक पानी आता था जो कि इस शहर के लिए ऊंट के मुंह में जीरा के जैसा था। लेकिन तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष माननीय प्रेम प्रकाश पांडे जी के समय एक भागीरथी नल जल योजना आई, जिससे शिवनाथ का पानी इस शहर में आया और उस समय काफी काम उस पानी को लेकर हमारी इस क्षेत्र में हुआ। उसके बाद पिछले कार्यकाल में अमृत मिशन के तहत 245 करोड़ रुपए लगभग सेंट्रल गवर्नमेंट का है, जिसमें हमारे यहाँ 15 टंकियां बनी, जिसमें एक अभी रिसाली में 14 टंकियां हमारे नगर निगम क्षेत्र में बनी और अभी 4 टंकियां और अमृत मिशन फेज 2 में जो उसका निर्माण लगभग कंप्लीट होने को आ गया है। और उसके बाद अभी एक प्रस्तावित है हाउसिंग बोर्ड में एक टंकी, और ये जब इस अप्रैल मई के पहले, इस गर्मी के पहले ये 15 टंकी जो अभी 60 टंकी और बनी है, इसमें पूरी तरह से काम अभी जारी है और ये इस गर्मी के पहले उसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। जहां तक दूषित जल की जो बात है, वो थोड़ी देर पहले भी अभी चर्चा हो रही थी, वो इंडस्ट्रियल एरिया में कुछ एक फैक्ट्रीज हैं जहां पर जिसका पानी जमीन के अंदर जाता है और वहां आसपास के बोर में आता है, उसी को लेकर अभी एक हाउसिंग बोर्ड में एक टंकी बन रही है। तब तक के लिए उन सारी जो फैक्ट्रीज हैं उनको प्रदूषण बोर्ड से नोटिस देकर उनको कार्रवाई उस पर की गई है और उन बोरिंग को बंद किया गया है और वहां पर हम पानी के अभी व्यवस्था करवा रहे हैं। ये जब टंकियां चालू हो जाएंगी तो वो समस्या का समाधान भी हो जाएगा। नीरज जी, अगर मैं सही हूं तो एक बात बताइएगा, आए दिन अपन ये देखते हैं कि जो टाउनशिप का जो एरिया है वहां पे जो बिल्डिंग जो अलॉट की जाती है, फ्लैट बंगलो वगैरह हैं सरकारी लोगों को, अक्सर उनसे वसूली की बहुत दिक्कतें सामने आती है कि भैया इसका 20 करोड़ बाकी है, इसने टैक्स नहीं पटाया क्योंकि फला अफसर है, वो फला अफसर को बंगला अलॉट हुआ था उसने 9 करोड़ बिजली अफसर नहीं पटाया। कितना सही है? देखिए, ये बीएसपी एक हमारे यहाँ एक पैरेलल बीएसपी प्रशासन है। बीएसपी प्रशासन जो सीनियरिटी के हिसाब से या पोर्टफोलियो के हिसाब से अलॉटमेंट करता है थर्ड पार्टी या वेलकम स्कीम के तहत। उस योजना के तहत जो मकान आवंटित किए जाते हैं उसका जो भी चाहे वो किराया हो चाहे उससे संबंधित सारा हिसाब किताब बीएसपी नगर प्रशासन के पास होता है। उससे नगर निगम से वो बाहर की बात है, बीएसपी का अपना क्षेत्र का वो मामला है। उसमें कोई हस्तक्षेप? उसमें हम लोगों का कोई हस्तक्षेप नहीं है, बीएसपी नगर प्रशासन। और बीच में प्रबंधन ने शायद आप लोगों से उसमें हस्तक्षेप की मांग की थी? नहीं, बीएसपी ने कभी भी हम लोगों को ऐसा कोई अप्रोच नहीं किया क्योंकि वो उनका अपना एडमिनिस्ट्रेशन का मामला है। तो मैं जो शशि जी बात कर रहा था कि 5 बड़े वादे, पिछली बार जब हम महापौर के चुनाव में आए थे तो 5 बड़े वादों की बात हुई थी, 2 तो मैं शशि जी पूछ लिया हूँ। 3 वादों की बात, एक सबसे बड़ी बात हुई थी ओवरब्रिज की। भिलाई में सबसे बड़ी, आपने भी उस समय जब प्रत्याशी थे तो आपने ये बात कही थी कि जितने ओवरब्रिज बनने चाहिए थे रेलवे के हिसाब से, जितनी पॉपुलेशन बढ़ी है उस हिसाब से ओवरब्रिज बने नहीं है और उसका आपने कारण बताया था कि रेलवे और नगर निगम के बीच जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था वो नहीं बन पा रहा था। उसमें क्या स्थिति है? देखिए, एक ओवरब्रिज हमारा जो पावर हाउस वाला ओवरब्रिज तो पुराना बना हुआ है, उसके बाद नेहरू नगर वाला ओवरब्रिज अभी पिछले कार्यकाल में बना है, पिछले 5 साल में, और अभी 2 प्रस्तावित हैं जो कि विधायक राकेश सिंह जी ने अभी उसके लिए हमारे जो केंद्रीय मंत्री है उनके माध्यम से उस पर कुछ स्वीकृति भी ली है और वो उसको बहुत जल्दी उसको आप धरातल पर भी देखेंगे। चलिए, तो उम्मीद करेंगे। लेकिन निर्मल जी, मैं शशि जी के पास जाऊं इससे पहले कि चरौदा को लेकर जो आपका क्षेत्र है, पीछे अगर हम उधर पूरे कुमारी से लगा हुआ क्षेत्र देखें तो अगर उन जर्जर कॉलोनियों की बात छोड़ दें तो बाकी आपके यहाँ भी दूषित पानी की काफी शिकायत, लाल पानी कुछ जगह से आपके यहाँ भी शिकायतें आई थी। देखिए, सबसे बड़ा औद्योगिक जो क्षेत्र है 179 उद्योग जो है ट्रांसपोर्ट नगर, सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट नगर नगर निगम चरौदा में है और 179 उद्योग हैं। लगातार हम लोग उनसे कोऑर्डिनेशन करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से उद्योगपति भाइयों से भी अनुरोध करना चाहूंगा, जो केमिकल युक्त आप पानी निकालते हैं उनको अंदर में जो आप डाल देते हैं, वहां पर बोरवेल के माध्यम से अंदर डाल देते हैं, जिससे लगातार पानी प्रदूषित हो रहा है। अभी अभी आप लोगों के माध्यम से मेरे क्षेत्र की जनता ने कलेक्टर के पास आवेदन किया और कलेक्टर ने तत्काल संज्ञान लेते हुए 4 कंपनियों को उन्होंने तालाबंदी की स्थिति लाई। तो मैं व्यापारी साथियों से भी कहना चाहूंगा, क्षेत्र का विकास करना है तो एक संयुक्त प्लान हो,
नगर निगम में आप आइए और नगर निगम से हम क्या कर सकते हैं। हम लोग लगातार भी प्रयास कर रहे हैं कि पूर्ववर्ती सरकार ने जो उनको टैक्स में छूट दिया था, अभी समिति कर और संपत्ति कर ले सकते हैं, लेकिन चूंकि हम भी मजबूर हैं, आज निर्यात कर लगाने के लिए जो हम लोग तमाम नोटिस जो दे रहे हैं, हम इसलिए मजबूर हैं कि नगर निगम को खुद का साधन डेवलपमेंट करना है। अब 5-5 करोड़ रुपए बिजली बिल के लिए सरकार हमसे उगाही मांगे तो हम कहां से पैसा देंगे। हम भी मजबूर हैं। यदि हम तो चाहते हैं कि हमारा बिजली बिल छूट कर दें, हमको निर्यात कर लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम अपना खुद डेवलपमेंट करेंगे, खुद अपना विकास करेंगे। तो मैं आपके माध्यम से ये चाहूंगा सरकार से, जो सुविधाएं आप उद्योगपतियों को दे रहे हैं उनके लिए एक प्लान कीजिए और नगर निगम के साथ एक कोऑर्डिनेशन हो। नगर निगम के भी तमाम जनप्रतिनिधियों को, नगर निगम के अधिकारियों को आप बैठाइए, उद्योगपतियों को भी बैठाइए कि हम उसमें बेटर प्लान क्या कर सकते हैं। भाई हमारे क्षेत्र में है। दूसरी चीज, मैं पॉलिसी की बात करूं, जहां हम लोग कोई डेवलपमेंट की बात करते हैं, सीएसआर की दायरे की बात करते हैं, तो पूरे भिलाई और चरौदा में, पूरे दुर्ग जिलों में सिर्फ एससीसी कंपनी ऐसा है जो सीएसआर के दायरे में आता है, भिलाई स्टील प्लांट है जो सीएसआर के दायरे में आता है, एनएसपीसीएल सीएसआर के दायरे में आता है, जेके लक्ष्मी सीएसआर के दायरे में आता है, 179 जो मेरे नगर निगम क्षेत्र में, भिलाई में भी नगर निगम है। तो डेवलपमेंट के लिए क्या प्लान है पहले। दूसरा चीज, जब प्लांट लगता है तो नगर निगम के साथ और वहां के आसपास के लोगों के साथ ये होता है कि हम काम भी देंगे, रोजगार भी देंगे और सुविधाएं भी देंगे। तो मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि भी आपने क्या किया। लगातार आज वायु प्रदूषण हो रहे हैं, कौन सा ऐतिहासिक काम उद्योग विभाग के द्वारा किया गया कि किसी जगह को कृष्णपुंज बनाने की बात पूर्ववर्ती सरकार ने किया। आज कृष्णपुंज से एक हरियाली आ रहा था, वो हरियाली आज बंद है। मैं उद्योगपतियों से भी चाहूंगा और सरकार से भी चाहूंगा आपके माध्यम से संयुक्त कोऑर्डिनेशन हो। कोऑर्डिनेशन बन के उद्योग नीति क्या है, उद्योग नीति के साथ साथ लोकल व्यक्तियों को क्या हम प्राथमिकता देंगे। और बिल्कुल ठीक बात है। कम्युनिटी मीटिंग, मेरा निर्मल जी बहुत साफ है, रोजगार की दिशा। बिल्कुल मैं आपके दिन में कम्युनिटी मीटिंग का जो अभाव बता रहे हैं, कम्युनिटी मीटिंग बहुत जरूरी। लेकिन शशि जी, नीरज जी के तो टाउनशिप है, बहुत अच्छी ट्रैफिक व्यवस्था, लेकिन सबसे ज्यादा अगर हम बात करें जो ट्रैफिक को लेकर जो हम नीरज जी से पूछ रहे थे, वो समस्या आपके यहाँ मेरे ख्याल से विकराल टाइप की है, विकराल तरह की है। जी, कुछ प्रयास किए आपके द्वारा ट्रैफिक व्यवस्था के लिए हमने अभी बहुत शासन को भी पत्र लिखे थे और कहते थे भी कि ट्रैफिक व्यवस्था बहुत खराब रूप है। जैसे कि हमारा रुआ बांधा मार्केट में भी आवागमन में भी दिक्कतें होती है, मार्केट लगता है, व्यापारी भाइयों ने रोड पे अपना व्यापार लगा देते हैं, तो उसके लिए हम ट्रैफिक व्यवस्था से एक पत्राचार किए थे और उन्हें संज्ञान में लेते हुए इस पर कार्यवाही भी की थी। चलिए बिल्कुल ठीक है। तो अब हम आखिरी दौर में हैं बातचीत के। निर्मल जी, अब आखिरी बात कर लेते हैं। प्लास्टिक में शराब न दें और बिजली बिल के अलावा क्या क्या और हो सकते हैं मुद्दे जो आप सरकार से चाहिए। देखिए, सबसे पहले गांव का विकास तभी होगा जब शहर का विकास होगा। पहले छोटे प्लाटों की रजिस्ट्री हुआ करता था, आज छोटे प्लाट की रजिस्ट्री बंद हो गया। आप देखिए कितने हमारे उस प्लाट से जुड़े हुए भाई हैं, उनको भी नुकसान हो रहा है। जो हमको वहां से राशि मिलना था, जैसे पहले सेशन में मैंने देखा कि अनियमित कॉलोनी है, अनियमित कॉलोनी को नियमित कॉलोनी करने के लिए सरकार हमको चाहिए कि हमको अधिकार दे। अभी जैसे डीआईसी के माध्यम से हो, चाहे जिला प्रशासन के माध्यम से हो, हमको एक अधिकार मिलना चाहिए। नगरीय निकाय एक्ट ये कहता है कि जो नगर निगम की शहर सरकार है वो अपने आप में स्वतंत्र है। तो जब हमको स्वतंत्रता की अधिकार मिला हुआ है, नगरीय निकाय एक्ट 1956 ने हमको राइट्स देता है, तो तमाम जो योजनाएं बनाने का राइट्स भी है। टाउन एंड कंट्री प्लान जाने के लिए हमारे पास बाध्यता है। हम अवैध कॉलोनी को वैध नहीं कर पा रहे हैं, लगातार अवैध कॉलोनियां बन रही है। अवैध कॉलोनियां बनने के रोकने के लिए जाते हैं तो बड़े बड़े बिल्कुल ठीक है। ये सबसे बड़ी बात यह है कि निर्मल जी जो है कि कम से कम कम्युनिकेशन की बात हो। नीरज जी, आपसे भी मैं ये चाहूंगा कि भाई एक बात तो नहीं विकास की, आप लोग बता रहे हैं कि विकास तो हम करें, लेकिन कुछ जो अड़चने आ रही हैं, खासतौर पे जो कम्युनिटी मीटिंग की बात की निर्मल जी ने, सरकार के साथ सीधा एक संवाद हो, एक सार्थक ढंग से प्लानिंग को लेकर जो है, तमाम चीजों को लेकर कम्युनिटी मीटिंग का आप भी अभाव महसूस करते हैं? निश्चित रूप से मैंने सबसे पहले आपसे कहा कि जो जनप्रतिनिधि हैं, जब तक के उनकी सहभागिता नहीं होगी तब तक के ये सारी चीजों का समाधान हो नहीं सकता, क्योंकि जनता के लिए सीधी तरह से जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं। कोई अफसर अपने आप को जिम्मेदार नहीं समझता जनता के लिए। तो इसीलिए जब तक के जनता के लिए जो जिम्मेदार लोग हैं, उनका जब तक के किसी भी योजना में, चाहे वो शहर के लिए हो, चाहे वो उद्योग के लिए हो, चाहे व्यापार के लिए हो, जब तक के जनप्रतिनिधि, संबंधित जनप्रतिनिधियों को बराबर की सहभागिता नहीं मिलेगी, ये अभाव निश्चित रूप से दिखेगा।
तो 3 जनप्रतिनिधि हमारे सामने हैं और तीनों का जो है एक सबसे बड़ी बात यह है, विकास सभी चाहते हैं, सबका एजेंडा विकास है, लेकिन एक कम्युनिटी मीटिंग, एक जो कम्युनिकेशन का अभाव और साथ में साथ सरकार से कुछ सहयोग और कुछ अपेक्षाएं भी हैं तीनों को। उम्मीद यही करेंगे कि हमारे संवाद माध्यम से ये बात वहां तक पहुंचे और आप लोगों की जो समस्याएं हैं वो जल्दी से जल्दी जो है दूर हो सके। ओवर टू सुनील जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और एक छोटी सी परंपरा का निर्वहन करते हुए मैं नीरज पाल जी के स्वागत के लिए बुलाना चाहूंगी मनीष पारक जी को। लाइफ केयर हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं हमारे बीच, उनसे मेरा आग्रह है मंच पर आने के लिए। साथ ही साथ निर्मल कोस्टे जी के स्वागत सम्मान के लिए मैं संजय तिवारी जी से आग्रह करूंगी मंच पे आने के लिए। एसआर हॉस्पिटल से वो हमारे बीच उपस्थित हैं। और साथ ही साथ मेरा आग्रह रहेगा शशि सिन्हा जी के स्वागत सम्मान के लिए अरुण मिश्रा जी से बीएम शाह हॉस्पिटल से हमारे बीच मौजूद है। तो नीरज पाल जी का सम्मान और आभार व्यक्त करते हुए मनीष पारक जी लाइफ केयर हॉस्पिटल के डायरेक्टर मंच पर उपस्थित हैं। निर्मल कोस्टे जी के सम्मान और आभार व्यक्त करने के लिए संजय तिवारी जी मंच पर हैं एसआर हॉस्पिटल से। और अरुण मिश्रा जी जो कि शशि सिन्हा जी का सम्मान आभार व्यक्त करेंगे बीएम शाह हॉस्पिटल से।